नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। 2027 में देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी और सपा दोनों ने अंदरूनी तौर पर बैठकें करनी भी शुरू कर दी हैं। सवाल ये है कि आखिरकार प्रदेश की त्रिकोणीय लड़ाई द्विपक्षीय कैसे बनकर रह गई। बहुजन समाज पार्टी देखते ही देखते अर्श से फर्श तक पहुंच गई। 14 अप्रैल 1984 को जिस पार्टी की नींव रखी गई हो, जिसने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई हो, जिसकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल हो, आखिर वो कैसे राजनीति के हाशिए पर पहुंच गई। खबर आ रही है कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी विधानसभा की तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टी पदाधिकारियों से मीटिंग चल रही है, रणनीति में मंथन किया जा रहा है। मगर बीजेपी की बी टीम का तमगा मायावती कैसे हटा पाएंगी, यहां पर यह एक बड़ा सवाल है। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती का संभल शाही जामा मस्जिद मामले में एक बयान आया। मायावती ने कहा कि मुस्लिम वोट पाने की चाह में सपा और कांग्रेस संसद में संभल चिल्ला रही है। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। अन्य राजनीतिक दलों ने भी बसपा प्रमुख के बयान को भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला बताया। इस पार्टी के खिलाफ पहला आरोप यह लगाया जाता है कि चूंकि मायावती सीबीआई और इनकम टैक्स से डरती हैं, इसलिए हर राज्य में वो जानबूझकर सेकुलर ताकतों को कमजोर करती रही हैं, यानी कि विपक्षियों का साथ नहीं देती रही। उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़ अधिकतर राज्यों में उत्तर भारत के मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता है। यूपी ही नहीं, बसपा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी कुछ हद तक अच्छी मौजूदगी रखती है। इसी वजह से आरोप लगता है कि वो भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। हालांकि कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर मायावती ने विरोधियों का समर्थन भाजपा के खिलाफ किया है, मगर फिर भी विपक्ष उनके और उनके राजनीतिक विरोधी इस बात को जनता तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं कि मायावती और बीजेपी दो अलग अलग टीमें हैं, मगर इनके प्लेयर एक ही हैं। बसपा ने 1995, 96, 2003 में भाजपा से हाथ मिलाया था। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के चुनाव में त्रिकोणीय गतिरोध को खत्म करने के लिए किया गया था और बेशक उनकी अपनी शर्तों पर यह किया गया था कि मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो मायावती को ही मिले, भाजपा को न दी जाए। बसपा ने विधानसभा में भाजपा के किसी मुख्यमंत्री का कभी समर्थन नहीं किया। मायावती के राज को कानून व्यवस्था के सख्त पालन के लिए भी याद किया जाता है। दंगों के लिए कभी बदनाम रहे उत्तर प्रदेश के लिए उनका जो शासनकाल था, उसमें ये माना जाए ये एक वरदान की तरह था। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर पार्टी का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के तेवर इस बार बदले हुए दिख रहे हैं। पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की है। कभी ए टीम में रहकर प्रदेश और देश की नेतृत्व को चुनौती देती है और शासन में अपनी पकड़ बनाती मायावती के लिए परेशानी बड़ी है। अब बसपा किसी भी चुनाव में बी टीम की तरह ही दिखती है। इसके पीछे की वजह मायावती के निर्णय की बड़ी भूल माना जा रहा है। बसपा का गठन काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 में किया था। मुख्य राजनीतिक धारों से इतर बहुजन समाज को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने नई पार्टी भी बनाई। काशीराम का नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी। एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में इसने बहुत मदद की। शुरुआती एक दशक में पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की। 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच जब ओबीसी आंदोलन के बाद छाए मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता काशीराम आए, तो यूपी का सारा समीकरण ही बदल गया। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभाव इसके बाद से लगातार बढ़ाया। पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी ही नहीं, देश में बहुजन समाज पार्टी का डंका बजने लगा। हर चुनाव के साथ साथ पार्टी के वोट में इजाफा हो रहा था। इसी बीच 2002 में भाजपा से अलग होने वाली मायावती ने काशीराम के दलित राजनीति के दावे से इतर अपनी एक नई राजनीतिक लाइन खींची। मुलायम सरकार बनने के बाद मायावती ने इसके लिए भाजपा के पीछे से समर्थन का दावा किया। ब्राह्मण वोट बैंक को मनाया जाने लगा। मायावती ने अपनी छवि एक बहुजन नेता से सर्वजन के नेता पे तौर पर पेश की।
दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में अहम भूमिका बनाने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा। असर 2007 में दिखा। मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि ब्राह्मणों का साथ मायावती को अधिक दिनों तक नहीं मिल पाया। लोकसभा चुनाव 2009 से ही इसका असर दिखने लगा। बाद के समय में बहुजन समाज में मायावती को लेकर एक उलझन दिखने लगी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2012 में मायावती सत्ता से बाहर हो गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और इसके बाद मायावती को कभी उस प्रकार की राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद कभी काशीराम ने की थी। गुजरात से नरेंद्र मोदी के यूपी की राजनीति में कदम रखते ही प्रदेश के राजनीतिक हालात बदल गए। 2012 तक जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक था वो अधिकांश बसपा के साथ दिखता था। नरेंद्र मोदी के यूपी आने के बाद यह वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव 2014 और यूपी चुनाव 2017 में तगड़ा बदलाव दिखा। मायावती को वोट बैंक में बिखराव साफ दिखने लगा। मायावती ने इसके लिए अपने प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ मिलकर वह 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने सपा से हाथ छुड़ा लिया। इसे मायावती की भयंकर भूल माना जा रहा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन होने और टूटने के बाद से स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है। बसपा के पास से उनका दलित वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। सबसे अधिक फायदे में समाजवादी पार्टी दिख रही है। भाजपा के साथ भी दलित वोट बैंक जुड़ता दिख रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति का फायदा लोकसभा में दिखा। ऐसे में कभी 25 से 28% वोट शेयर की राजनीति करने वाली मायावती अब 10-11% वोट बैंक तक सिमटती दिख रही हैं। मायावती ने इस प्रकार की स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं से सवाल भी शुरू किया। जमीन पर नेताओं को दिखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से पहले बसपा के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है। इसको लेकर मायावती लगातार प्रयास करती हुई भी नजर आ रही है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, जो कि मायावती के भतीजे भी हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद मैदान पर उतरते हैं। उनकी रैलियों की चर्चा होने लगती है। उनके भाषणों के ट्वीट और रिट्वीट को वायरल किए जाने लगता है। उनकी तमाम वीडियो क्लिप्स वायरल होती हैं। तेज तर्राट अंदाज में वो लगातार रैलियां करते हैं। लेकिन उसके बाद में मायावती उनसे सारे पद छीन लेती हैं और उनको एक अपरिपक्व बता देती हैं। उनको कहते हैं अभी राजनीतिक समझ की कमी बता देती हैं। उसके बाद से आकाश आनंद को फिर जिम्मेदारी मिलती है हरियाणा की कई सभाओं में आकाश आनंद को देखा गया। लेकिन पार्टी को जिस प्रकार के परिणामों की इच्छा थी वो उसको हरियाणा इलेक्शन में नहीं मिले। उसके बाद से आकाश आनंद राजनीति के फ्रेम से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। पिछले दिनों लखनऊ के अंदर बीएसपी की एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें से उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी गायब थे। अब मीडिया के गलियारों में चर्चा होने लगी कि जब बीएसपी ने मायावती ने खुद उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है तो वे इतनी अहम मीटिंग से उनको बाहर क्यों रखा गया। जब सवाल उठे तब ये लगा कि लगता है कि मायावती और आकाश आनंद के बीच में भी कोई अनबन है। इसके बाद में आकाश आनंद अब तक राजनीति से कहीं बाहर है। ना तो वो कोई मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना ही बीएसपी की किसी मीटिंग में दिख रहे हैं। हालांकि कुछ एक प्रोग्राम में नोएडा के अंदर उनकी मौजूदगी जरूर देखी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या मायावती अकेले दम उत्तर प्रदेश के अंदर वापस से अपनी पार्टी में जान फूंक पाएंगी, या फिर उनको आकाश आनंद का साथ लेना पड़ेगा, या फिर आकाश आनंद को किसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर 2027 में बसपा सुप्रीमो चौंका सकती है।